हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफीज, आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 के अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये हमारा अध्याय 1 का तीसरा वीडियो है जो महत्वपूर्ण सवालों के लिए है। तो चलिए समझते हैं आज का महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल है कि मानव विकास रिपोर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट में HDR, क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। HDR क्या है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या कि यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट है। ये जानकारी था। अब इसमें क्या कहता है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ये जो मानव विकास रिपोर्ट क्या करता है, बेसिकली मनुष्य का जो शैक्षणिक स्तर और उसका स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसको मापते हैं। देखिए इसमें कुछ स्टार पॉइंट बनता है। स्टार पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्प करेगा। मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का स्थान 126वां है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है, 126वां है। वो भी किसके अनुसार, 2004 के अनुसार। किसके अनुसार, 2004 के अनुसार। इसका दूसरा स्टार पॉइंट देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांटा गया। पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, तीसरा जीवन स्तर। यानी मानव विकास का जो सूचकांक है उसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अगला स्टार पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका स्पष्ट है कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार केरल का रैंक सबसे ऊपर था 2001 के अनुसार। यानी भारत में जो है मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार केरल जो राज्य है भारत में, उसका सबसे ऊपर क्या है, रैंक था। देखिए अगला स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट हम लिख के रखें ताकि ये जो स्टार पॉइंट है आपको क्या ऑब्जेक्टिव के रूप में काम आएगा, है ना। बीमारू राज्य के अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश है। देखिए B4 बिहार, BI4 बिहार, M4 क्या होगा, मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद A4 असम, उसके बाद R4 राजस्थान और U4 क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपको शॉर्ट में लिख के रखें ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। ये भी सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए हम देखते हैं इम्पोर्टेंट सवाल, है ना। लक्ष्य आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। सॉरी यहाँ पे आर्थिक था, लेकिन ये क्या है, एक्चुअली में क्या है, आधारिक है ना। ये क्या है, आधारिक। तो चलिए देखते हैं। वे समस्त सुविधाएं एवं सेवाएं जो देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक होती है आधारिक संरचना कहलाती है। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज आदि। मतलब वो सारी क्या है, प्रक्रियाएं जिसके द्वारा क्या करता है, देश का विकास करता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, आधारिक संरचना कहलाएगा। देखिए यहाँ पे जो बार बार सवाल पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो मैं स्टार पॉइंट के रूप में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो रहा स्टार पॉइंट ये है कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। यानी भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के योजना आयोग का गठन का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो उसका अध्यक्ष होता है माननीय क्या, प्रधानमंत्री जी होते हैं, है ना। जिसे देख रेख के लिए आयोग में 8 सदस्य होते हैं। यानी जिसके देख रेख के लिए कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। अगला जो पूछे जाने वाला स्टार पॉइंट है वो क्या है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ, इस तरह पूछते हैं। लेकिन मैंने स्टार पॉइंट बनाया कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना
1951 1956, मतलब 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, यानी आज़ादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। अगला स्टेप पॉइंट देखते हैं जो बहुत ही आपके के लिए खास है ना। ये रहा आपका कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, NDC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है अभी जो बताने वाले हैं वो क्या है, जैसे उपनिवेश से आप क्या समझते हैं। देखिए ये बार बार क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, ये सवाल भी बहुत खास है ना। तो देखते हैं उपनिवेश किससे कहते हैं। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है तो उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश को ही उपनिवेश कहते हैं। मतलब ये कि यदि कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर हर तरह से कब्जा कर लेता है और उस पर अपना शासन चलाता है तो उस देश के लिए वह देश क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। जैसे भारत उपनिवेश था किसका? इंग्लैंड का, जिन्होंने 200 साल तक भारत में क्या किया? राज किया। और क्या किया? राज करने के बाद यहाँ पे जो भी खास चीज थे उसे लूट के चल दिए। देखिए ये वाला जो सवाल है ये 5 नंबर के रूप में खास करके बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप क्वेश्चन बैंक में ये देखिएगा कि खास करके बिहार में है ना, बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबरिया रूप में, है ना। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बतावे। बोला कि बिहार का जो पिछड़ेपन का कारण क्या है उसके दूर करने के लिए कुछ उपाय क्या कीजिए, बताइए, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने बताने का प्रयास किया है कि जैसे किताब के अनुसार कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित हैं। आपको बता दें यदि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो ये पूरा लिखिए। अगर आपको 5 नंबर का नहीं बल्कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो इसमें जो मेन हेडिंग है रेड कलर का लिखा हुआ है उसी को आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, बोलते हैं और उसको क्या करते हैं, डील करते हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। इसके लिए जो विकास के लिए साधन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, पहला कारण। दूसरा क्या है कि आधारिक संरचना का अभाव। मतलब यहाँ पे जो है आधारिक संरचना का क्या है, अभाव है ना। यहाँ पे आधारिक संरचना का अभाव है। बिहार में आधारिक संरचना का अभाव है। यहाँ सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। यहाँ पे साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी क्या है, कम है, जिसके कारण हमारा बिहार क्या है, पिछड़ेपन में है। जिसके कारण क्या हमारा बिहार पिछड़े हुए हैं। ठीक है। तीसरा कारण है कि कृषि पर निर्भरता। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन हमारी कृषि की हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, जिनके चलते उपज कम होती है। जब कृषि की पिछड़ा हुआ है तो उपज कम होगा ही। चौथा कारण है बाढ़ तथा सूखा की क्षति। मतलब बिहार में जो है हर साल बाढ़ आते रहता है। जब बाढ़ आता है तो जान माल और जो है सामान सबका नुकसान होता है। जब सबका नुकसान होगा तो ऑटोमेटिक क्षति होगी ही, है ना। यहाँ हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना तय है। इसके लिए सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल की कमी और बर्बादी होती है। यह उत्तर बिहार में ज़्यादा होता है। इसी तरह से सूखे की भी मार झेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सूखे की भी मार इसको झेलना पड़ता है। मार दक्षिण बिहार के झेलनी पड़ती है, जिससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अतः अपना बिहार बाढ़ एवं सूखा दोनों के चपेट में एक साथ रहता है। इसीलिए हमारा जो बिहार है बाढ़ और इसके साथ में दोनों एक साथ क्या है, दोनों चपेट में रहते हैं। पांचवा कारण है जो सबसे ज़्यादा
औद्योगिक पिछड़ापन, बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं। यहाँ औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य है। मतलब यहाँ पे जो है औद्योगिक की संख्या क्या है, नगण्य है, किसी भी प्रकार का ये दिखता ही नहीं। ठीक है, ये किसी भी प्रकार का ये दिखता ही नहीं है। ये रहा आपका 5वां पॉइंट, है ना। अब इसका आगे का पॉइंट हम देखते हैं। ये रहा आपका आगे का पॉइंट। 6ठा पॉइंट है गरीबी। बिहार में इतनी गरीबी है कि लोग जो है ना कम ही उसका जीवन स्तर बहुत ही कम है। मतलब उसको निम्न जीवन से जो दैनिक जीवन का जो निम्न भोजन होता है उससे भी कम खा के ही वो जीवन यापन करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। मतलब यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है राष्ट्र की आय से आधे से भी क्या है, कम है। खराब विविध व्यवस्था, बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पा रहा था। इस तरह शराब विधि व्यवस्था भी बिहार का पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है ना। शराब विविध मतलब शराब पी पी कर जो है ना यहाँ का भी जो है ना सबसे बुरा हाल है ना, सबसे बुरा हाल है। 7वां जो है इसका कारण वो क्या है, कुप्रशासन का अभाव। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो इसको सही कर सके। यहाँ कुशल प्रशासन का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार अनेक उदाहरण सामने आए हैं। ये जो है ना इसके लिए बहुत सारे उदाहरण आए हैं। अब समझते हैं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। ये क्या है आपका उपाय। उपाय में पहला नंबर क्या आएगा, जनसंख्या पर नियंत्रण। अगर आपको उस पे उपाय देखना है तो क्या करना है, जनसंख्या पे नियंत्रण करना होगा। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए। मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रमों को क्या किया जाए, उसको लागू किया जाए। ठीक है। दूसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। दूसरा क्या है, बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। बाढ़ के नियंत्रण के लिए नेपाल सरकार के सहयोग से बड़े बड़े बांधों का निर्माण करवाया जाए ताकि बाढ़ से निजात मिले। ये सब काम करने के बाद क्या होगा, बाढ़ से उसे निजात मिलेगा, है ना। तीसरा है कृषि का तेजी से विकास। कृषि पर ध्यान देना चाहिए। अब कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। ये सब काम किया जाए ताकि उपज में क्या किया जा सके, वृद्धि लाया जा सके। इस तरह से हम अपने बिहार को क्या कर सकते हैं, पिछड़ेपन के दूर कर सकते हैं। इसका चौथा कारण क्या है कि आर्थिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा में सुधार लाया जाए, तभी विकास संभव है। ये सब जो है ना चीज़ों पे काम किया जाए तभी हमारा बिहार का विकास संभव है। 5वां है उद्योगों का विकास। बिहार में औद्योगिक विकास का निर्माण हेतु उद्योगों का पुनर्विकास किया जाए। मतलब इसका पुनर्विकास किया जाए। जहाँ पे खराब है, जैसे चीनी मिल हुआ या कोई अन्य प्रकार का मिल हुआ, अगर वो खराब है तो उसे सही किया जाए और उस पर लागत लगाकर उसे चलाया जाए। गरीबी दूर करना जो 6ठा पॉइंट है, रोजगार की व्यवस्था की जाए और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। मतलब गरीबी को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण देकर उसे बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही खास है ना। ये देखिए, ये बार बार ये भी सवाल पूछते हैं। हम उन्हीं सवालों का जिक्र करते हैं जो सवाल आपको परीक्षा दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बोर्ड के एग्जाम में। देखिए नरेगा क्या है, नरेगा का फुल फॉर्म भी समझिए, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए आता है। नरेगा को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में NREGA नरेगा के नाम से जानते हैं। देखिए नरेगा जो है, नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को
साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। इसके लिए जो है न्यूनतम मजदूरी क्या है, निर्धारित है, लेकिन साल में इसे 100 दिनों का भत्ता देना अति आवश्यक है ना। तो इस तरह से ये सवाल देखते हैं। ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। मैं सिर्फ उन्हीं सवालों का जिक्र करता हूँ जो सवाल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों द्वारा करें। मतलब आर्थिक विकास का जो माप है कुछ सूचकांकों द्वारा करें कि इस तरह से आर्थिक विकास होता है। कैसे पता करेंगे कि हमारा देश का आर्थिक विकास होता है? जैसे नहीं बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति खाता है उसके बाद शरीर में उसका डेवलप होता है, तब ना बोलता है कि ये खाने उने में बहुत ठीक है, तब इसका शरीर क्या है, डेवलप है। तो इसी तरह से हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो है ना आर्थिक विकास हो रहा है? तो उसके लिए कुछ मापदंड है। तो बोल रहा उस मापदंडों को बोलिए। पहला क्या है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय देश में होने वाली वृद्धि को मापने के एक महत्वपूर्ण मापदंड है। विश्व बैंक के अनुसार जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय 45 देखिए इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख ये दिया हुआ है, यानी 45 लाख 3,000 इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष। इतना जो रुपया है वो क्या है, प्रति वर्ष। सॉरी, यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं, मिस्टेक हो गया। जैसे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4500 यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक हो तो समृद्ध देश माना जाता है। मतलब इतना रुपया के अगर पार हो तो वह समृद्ध देश माना जाता है। यदि 37,000 रुपये या उससे कम जिस देश की प्रति व्यक्ति आय हो उसे निम्न आय वर्ग में रखा जाता है। यानी अगर 37,000 रुपया हो देश की आय तो उसे क्या होता है, निम्न वर्ग में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, निम्न वर्ग में रखा जाता है। इसका जो दूसरा पॉइंट है मानव विकास सूचकांक, इसके अंतर्गत लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। भारत की इसका सूचकांक में 126वां रैंक है। भारत में जो इसका सूचकांक में कितना रहेंगे, 126वां। तो ये हमारा क्या होगा, इस अध्याय का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। उसके बाद हम आगे वाले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है। जो आर्थिक विकास होता है और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, तो समझते हैं। आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत साधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास में के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन भी होता है। देखिए यहाँ तकनीकी में थोड़ा सा दीर्घिकार होगा, है ना, मिस्टेक हो गया है। यानी बोल रहा है क्या कि आर्थिक विकास को क्या बोलते हैं, दोनों में ये अनुकूलता का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन होता है। यही हमारा क्या है, आर्थिक विकास है ना। क्या है, यही आर्थिक विकास है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अगर आपको किसी भी सवाल में कन्फ्यूजन हो या डाउट हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हमें हौसला अफजाई होता है, ताकि आगे वाला वीडियो लाने में हमें दिक्कत नहीं होती। क्योंकि हमको भी पता चलना चाहिए कि हम जो वीडियो बनाते हैं क्या वो लोगों के लिए लाभदायक है या नहीं है। अगर लाभदायक है तो मैं उसे और तेज़ी से बनाऊँगा, है ना। अगर नहीं है तो उसको फिर सोचेंगे, उसमें संशोधन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त।